अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं जी? ठीक ठाक है। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद तारिक नदीम फ्रॉम गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर। ठीक है जी, आज हमारा एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा आर्टिकल है और वो है रेफ्रिजरेटर के रेफ्रिजरेटर जो है वो कैसे, हाउ इट वर्क्स, किस तरह से ये काम करता है। तो हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो दो स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, उनमें से एक स्टेटमेंट थी केल्विन स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट थी क्लॉजियस स्टेटमेंट। और क्लॉजियस स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि आप एनर्जी को, ये हमने पढ़ा था जी कि अगर आपने हीट को लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो करवाना हो तो हमें एनर्जी डिसिपेट करनी पड़ेगी। वी हैव टू डू वर्क ऑन दैट हीट टू कन्वर्ट इट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। सो वी कैन नॉट मेक हीट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये हमारी स्टेटमेंट थी कि अगर हमने फर्ज करें Q1 हीट जो है, Q1 हीट अगर आपने लो टेम्परेचर रिजर्वायर से ऊपर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को देनी हो, लेट्स से कि ये हमारा लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, दिस इज लो टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है, दिस इज हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, दिस इज हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर लेट्स से T1 है। अगर आप यहां से Q1 हीट इधर से जो है वो देना चाहें, किधर, सॉरी Q2 हीट अगर यहां से यहां तक पहुंचाना चाहें लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें वर्क करना पड़ता है। कितना वर्क करना पड़ता है? W। तो फिर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ कितनी हीट गई जी? Q1, एंड दिस Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W, Q2 प्लस W। ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी और इस स्टेटमेंट की बेस के ऊपर हमारा रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। यानी जो सेकंड स्टेटमेंट है केल्विन स्टेटमेंट, सॉरी क्लॉजियस स्टेटमेंट, उसके ऊपर हमारा रेफ्रिजरेटर काम करता है। तो हम इस बात को, इस ये जो हमारा जो स्टेटमेंट है, या जो अभी मैंने आपको एक इसकी स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई है कि Q2 हीट हम एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द रेफ्रिजरेटर और उस पे वर्क करेंगे, और Q1 हीट जो है वो हम दे देंगे किसको? हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को। दिस इज द रिवर्स ऑफ हीट इंजन। ये हीट इंजन का जो है वो क्या है? रिवर्स है। ठीक होगी बात? ठीक। अब इसमें ये, सॉरी, हमारा जो T1 है, ठीक है, और ये T2 है। लो टेम्परेचर को हम T2 से ज़ाहिर करते हैं, हाई टेम्परेचर को हम T1 से ज़ाहिर करते हैं। इसको आपने ये ले लेना है। ठीक होगी बात जी? अब हम थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारे घरों के अंदर जो रेफ्रिजरेटर है वो उस पर किस तरह से फिजिक्स अमल करती है। उसके अंदर आपको पता होना चाहिए, चूंकि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो थोड़ी सी आपको जानकारी प्रैक्टिकली भी पता होनी चाहिए। उसके लिए देखें जी, फर्ज करें ये हमारे पास है डब्बा, ये वो फ्रिज का अंदर वाला हिस्सा है जहां से हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है जी, ये अंदर वाला आप समझ लें डब्बा है। इसको, इसके अंदर, फ्रिज के अंदर जो गैस वर्क कर रही है, चूंकि हीट इंजन हो या रेफ्रिजरेटर हो, इसके अंदर एक वर्किंग सब्सटेंस होनी चाहिए। ये हमने पीछे पढ़ा था कि वर्किंग सब्सटेंस जो है वो, रेफ्रिजरेटर के अंदर वर्किंग सब्सटेंस कौन सी गैस होती है? फ्री ऑन गैस। कौन सी गैस है जी? फ्री ऑन गैस। ठीक है जी, इट इज यूज्ड और वी आर यूजिंग फ्री ऑन गैस एज वर्किंग सब्सटेंस। अच्छा, इसमें यहां पर एक लगा होता है, इसके एंड पे आप समझ लें, इधर है एक कंप्रेसर। ये है जी कंप्रेसर। कंप्रेसर
ठीक है, जैसे नाम से जाहिर है, कंप्रेस करने वाला। ठीक, इधर से लेट्स से कि अंदर से जो गैस निकली उसका जो टेम्परेचर है, लेट्स से कि उसका टेम्परेचर है T1, या आप समझ लें कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हम रूम टेम्परेचर ले लेते हैं। ठीक है, आसानी के लिए इस यहां से जो गैस इसके एंड से आप समझ लें बाहर निकल रही है, किसकी तरफ जा रही है, ये कोई 2-4 किलोमीटर उसको फासला नहीं तय करना पड़ा, इसके बिल्कुल एंड पे लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है? कंप्रेसर। और ये जो गैस यहां कंप्रेसर की तरफ, कंप्रेसर के अंदर जा रही है, उसका टेम्परेचर तकरीबन कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब ये कंप्रेसर क्या करता है? ये कंप्रेसर उस गैस को कंप्रेस करेगा। अब हमने पीछे पड़ा हुआ है कि अगर किसी गैस को कंप्रेस किया जाए एडियाबैटिकली कंप्रेस करें, आपको याद होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि हमने पढ़ा था dq इज इक्वल टू du प्लस w। बात समझ में आ गई? या dw। अगर हम हीट उसको नहीं दे रहे, ना ले रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो क्या होगा? du इज इक्वल टू माइनस dw। तो इफ वर्क इज डन ऑन द गैस, अगर वर्क गैस के ऊपर हम करेंगे, इफ वर्क इज डन ऑन द गैस, इट इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। उस गैस की वो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ने का क्या मतलब है? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्या होगा जी? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो कंप्रेसर है उस गैस को क्या करता है? कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने से क्या होता है? कंप्रेस करने से ये होता है कि उस गैस का, वो जो फ्री ऑन गैस है, वर्किंग सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और तकरीबन इसका टेम्परेचर ये कर देता है जी, ये जो कितना कर देता है ये कंप्रेसर, तकरीबन आप समझ लें 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से इसको कंप्रेस करके टेम्परेचर कितना कर दिया? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब टेम्परेचर ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाली ये जो गैस है यहां से ऐसे फर्ज करें मूव कर रही है, ये वैसे जालियां होती हैं यहां पर ना, अगर आप रेफ्रिजरेटर के पीछे जाएं तो आपको जालियां नजर आती हैं। समझ आ गई बात? उन जालियों से क्या होता है, ये जो हीट है यहां से, ये देखें, समझ आ गई बात? यहां जालियां लगी होती हैं, पाइप के अंदर नहीं जालियां लगी हुई, ये नहीं होगा गैस ही बाहर निकल जाए, यानी पाइप के साथ आगे जो जालियां, यहां पर आप समझ लें यहां जालियां सी हैं कि हीट बाहर आ सके। ठीक है, अगर आप वैसे भी रेफ्रिजरेटर के पीछे जाकर आप हाथ से जरा पीछे जाए ना, तो आपको एक सेक सा, हीट सी महसूस होगी। तो क्या होगा जी? यहां से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यहां पर ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है इसके, आप इधर भी समझ आ गई बात? तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना हमने ले लिया? लेट से T2 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, जितना भी उसका रूम टेम्परेचर होगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तकरीबन कितना होगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस नाली के अंदर कितना है? 50। नाली के बाहर कितना है? 25। तो क्या होता है? इससे हीट बाहर ऐसे रिजेक्ट होगी, इधर भी। ठीक है, कितनी हीट बाहर रिजेक्ट होगी जी? Q1, यानी हॉट रिजर्वायर को कितनी हीट यहां से बाहर एक्सचेंज होगी, या सॉरी बाहर निकल गई, कितनी होगी जी? Q1। अब इस नाली में से जब हीट आगे जा रही है, सॉरी जो फ्री ऑन गैस आगे मूव कर रही है, तो जैसे जैसे ये यहां मूव कर रही है वैसे वैसे उसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता गैस का कम होता चला जाता है। लेकिन यहां से ये इधर आ गई, लेकिन टेम्परेचर कम होता जब ये यहां पर पहुंची गैस, यानी अगर फर्ज करें यहां 50 है तो यहां पर कितना हो गया? 40 हो गया, यहां पर 30 हो गया, यहां पर जो है वो 28 हो गया, 27 हो गया, यहां पर फिर उसका टेम्परेचर कितना हो गया? 25। हीट वो जो गैस है हीट लूज कर रही है, करती यहां। अब यहां इस रेफ्रिजरेटर के अंदर दाखिल होने से पहले यहां एक बड़ी ही छोटी सी बारीक सी एक कैपिलरी ट्यूब है। आप समझ लें कैपिलरी ट्यूब है, बारीक सी ट्यूब है,
कैपिलरी ट्यूब होती है वैसे बारीक है, अगर आपने नाम सुना हो। तो यहां से क्या होगा कि यहां से जब गैस यहां आई, यहां आई, यहां आई, जब उसको यहां सामना करना पड़ा एक बारीक सी ट्यूब का, तो उससे क्या हुआ? आपने बर्नौली इक्वेशन पढ़ी हुई है, ठीक है, कि जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां स्पीड फ्लूइड की ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई ना? पानी का पाइप होता है, उसको अगर हम नुक्कड़ से आगे से मुंह को खुद दबाएं तो स्पीड ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब है कि आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करेंगे, स्पीड ज्यादा होगी। तो जब यहां से जो गैस है, फ्री ऑन गैस मूव करती 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 यहां पहुंची, तो क्या हुआ? उसका सामना करना पड़ा उसे। किससे सामना करना पड़ा? बहुत ही बारीक सी एक कैपिलरी ट्यूब से। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि यहां एयर की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, एयर की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया जो कम हो गया। और ये जो बड़ी तेज जो गैस है, जब इसके अंदर दाखिल हुई तो यकदम इसका आगे ओपनिंग को खोल दिया जाता है ऐसे, यानी आप समझ लेंगे उसे पाइप बड़ा कर दिया जाता है, थोड़ा सा पाइप खुला कर दिया जाता है। ये लेंगे पाइप खुला हो गया। इसका मतलब है जैसे ही ये इसके अंदर दाखिल हुई, क्या हुआ? सडन एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग, अगेन एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ। अगेन क्या हुआ जी? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और सडन, क्योंकि बहुत तेजी से ये जो गैस की स्पीड बहुत ज्यादा है और आगे बहुत ही तंग पाइप से वो गुजरी है, तंग सी कैपिलरी ट्यूब से वो गुजरी है, जैसे उसे थोड़ा सा ज्यादा पाइप, खुला पाइप मिला, वो सडन एक्सपैंड करेगी। जब एक सडन एक्सपैंड करेगी, इट कॉजेज कूलिंग, इट कॉजेज कूलिंग। तो इसका मतलब है ये जो गैस है, यहां से ये समझ लें ये गैस मूव कर रही है, तो सडन एक्सपेंशन इतनी कूल हो जाती है, ये गैस इतनी कूल आप समझ लें हो जाती है कि इसका, इस पाइप का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। किससे जी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। और जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला गया तो ये पाइप बहुत ठंडा हो गया। तो यहां आपने अगर सब्जी रखी हुई है, पानी रखा हुआ है, फल रखा हुआ है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो फिर क्या होगा? यहां से ये जो ठंडा पाइप है, ये क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट जब ये यहां से हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये देखो फलों में से, पानी से, जिससे जो भी आपने फ्रिज में रखा हुआ है, इससे हीट जब एब्जॉर्ब होगी तो जारी बात है ये भी चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी? ठंडी हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? अब वो हीट एब्जॉर्ब करके जो फ्री ऑन गैस है, जिसका टेम्परेचर बहुत कम हो चुका है, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। उसका टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। बढ़ते 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 ये फिर कहां आ गई? वो इस नाली तक आ गई जी दोबारा, ठीक है, जहां से इसने दोबारा किधर जाना है? किधर जाना है जी? कंप्रेसर की तरफ जाना है। बात समझ में आ गई? और यहां से ये बाहर निकल के उसका टेम्परेचर बढ़ता 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 फिर किसके करीब आ जाता है? फिर जो बाहर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसके करीब करीब आ जाता है। बात समझ में आ गई? फिर क्या हुआ? फिर इस कंप्रेसर ने उसे कंप्रेस किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये जो सिस्टम फ्री ऑन गैस है, इस यहां पर एटमॉस्फेरिक, ये जो एटमॉस्फियर है यहां पर, ये हमारा क्या है? हॉट रिजर्वायर। ये क्या है जी? ये हॉट रिजर्वायर है। यहां T1 टेम्परेचर के ऊपर कितनी हीट बाहर जो है ये गैस हमें दे रही है? बताएं जी कितनी हीट दे रही है? Q1। और इधर से इस रेफ्रिजरेटर के अंदर से T2 टेम्परेचर पर ये सब्जियों से, फलों से, पानी से कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है जी? बताएं कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है? Q2। तो यहां से Q2 हीट एब्जॉर्ब होगी, Q1 हीट एटमॉस्फेयर को यहां पर T1 टेम्परेचर पर वापस मिल गई। ये ऐसे चक्कर चलता रहता है। और ये कंप्रेसर ने किस पर चलना है? बिजली पर चलना है, आपको बिजली देनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? ऐसे थोड़ा है कि लॉजिक कंप्रेसर खुद बहुत उसको कंप्रेस करता रहेगा। यू हैव टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ गई बात? तो यही बात है कि हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट को फ्लो नहीं करवा सकते विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी और
विदाउट, इन दिस केस विदाउट दिस कंप्रेसर, और कंप्रेसर को चलने के लिए क्या चाहिए? बिजली चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये आपका था रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर में हमने एक चीज फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कैलकुलेट करनी होती है, और वो है कौन सा जी? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसकी परफॉर्मेंस का कहां से हम अंदाजा लगाएंगे? कहां से हमें पता चलेगा क्या तरीकाकार होगा, क्या नहीं होगा? समझ आ गई बात? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? देखो, गौर करो। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम वर्क कर रहे हैं और हीट यहां से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर फर्ज करें, मैं मिसाल देने लगा हूं आपको, कि अगर आपने 100 जूल वर्क किया और कितनी हीट बाहर निकाल दी जी? लेट से कितनी हीट बाहर निकाल दी? Q2। यानी इतना वर्क करके इतनी हीट बाहर निकाल दी। तो 1 जूल वर्क करके कितनी हीट बाहर निकालेंगे? Q2 ओवर W। अगर W वर्क करके Q2 हीट आपने बाहर निकाल दी है रेफ्रिजरेटर से, Q2 W वर्क करके Q2 हीट आपने बाहर रेफ्रिजरेटर को दे दी, सॉरी एटमॉस्फेयर को रेफ्रिजरेटर से निकाल दी, ठीक है? तो 1 जूल वर्क करने से कितनी हीट बाहर आएगी? दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है हमारा किसके बराबर होगा जी? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो हमारा होगा जी, किसके बराबर होगा? W कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको हम चलें किससे ज़ाहिर कर लेते हैं? अल्फा से ज़ाहिर कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कुछ भी ज़ाहिर कर लें। अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया जी? दैट इज इक्वल टू Q2 ओवर W। Q2 ओवर W। समझ आ गई बात? W वर्क करने से Q2 हीट आपने एब्जॉर्ब करके लेकर आ रहे हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर से। तो 1 जूल वर्क करने से कितनी हीट बाहर आप लाएंगे? दैट इज इक्वल टू Q2 ओवर W, विच इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, अब ये देखो, Q2 ओवर Q1, सॉरी W किसके बराबर है? W बेटा यहां से इस इक्वेशन से क्या लिखा जा सकता है? Q1 माइनस Q2। ये देखो, जितनी हीट आप बाहर ज्यादा लाएंगे, जितनी हीट और ज्यादा होगी, जारी बात है उतना आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा होगा, जल्दी चीजें ठंडी हो जाएंगी। बात समझ में आ गई ना? जितनी हीट आप ज्यादा बाहर लाएंगे, पानी से निकालेंगे, उतनी वो जल्दी बर्फ में बदल जाएगा। इसको पीछे हमने पढ़ा हुआ है कार्नोट इंजन के अंदर के रेशियो बिटवीन द हीट रिजेक्टेड एंड हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू T2 ओवर T1। ये हमने पीछे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से हम इसको फिर क्या लिख सकते हैं जी? तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारा क्या आ जाएगा? Q2 की जगह क्या लिख दें? T2, ठीक है? Q1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? T1 लिख सकते हैं माइनस T2। अगर आपको ये ना समझ आए कि ये पता नहीं कैसे आ गया, ठीक है, तो लाया जा सकता है, कोई ऐसा इसमें मंत्र नहीं है। ये ले मैं ला भी देता हूं आपको, ठीक है? आप कहेंगे पता नहीं कैसे आ गया। ये देखो, इसको उल्टा कर लें, 1 ओवर अल्फा क्या आ जाएगा? उल्टा करें जी, क्या आ जाएगा? Q1 माइनस Q2 ओवर Q2, ऐसे लिखा जा सकता है ना? तो यहां से क्या लिखा जा सकता है? Q1 ओवर Q2 माइनस 1, ये लिख सकते हैं। तो अब इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? Q1 ओवर Q2 की जगह क्या लिख सकते हैं? T1 ओवर T2 लिख सकते हैं ना? चलो ऐसे लिख सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है। अब यहां से ये T2 एलसीएम आ गया तो क्या बन गया? T1 माइनस T2। इसको दोबारा उल्टा कर लो तो वही आ गया। आसान हल है कि ये Q2 की जगह T2 लगा दें, Q1 की जगह T1 लगा दें। अल्लाह खैर सलाह। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, T1 क्या है? बाहर का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। और T2 क्या है?
यहां से हीट एब्जॉर्ब हो रही है, रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर है, जितना डिफरेंस कम होगा इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि समर के अंदर गर्मियों में बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज्यादा होता है, सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, T1 कम हुआ ना, तो डिफरेंस सर्दियों में डिफरेंस ज्यादा आएगा या गर्मियों में? गर्मियों में डिफरेंस जो है वो क्या आएगा, ज्यादा। तो डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम हो गई। तो इसका मतलब है कि जो रेफ्रिजरेटर है उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो गर्मियों में जो रेफ्रिजरेटर है उसकी परफॉर्मेंस जरा कम होगी और सर्दियों में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा होगी। अच्छा, एक बात और अगर आप देखें, अगर आप रेफ्रिजरेटर T2 बढ़ा दें, T2 कैसे बढ़ाएंगे, रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे बताओ जी, उसका नंबर चेंज करके। अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर नंबर वो एक मीटर लगा होता है ना, वो आप समझ लेंगे वो एक स्क्रू सा होता है जिसको आप घुमा के उसका नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर हम उसको जरा थोड़े से नंबर उसका चेंज कर दें, यानी आप कम ठंडक पैदा करना चाहते हैं तो नंबर चेंज कर दें, यानी T2 को बढ़ा दें। बात समझ में आ गई? T2 को बढ़ा देंगे तो इसका मतलब है आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि हमें ज्यादा ठंडक चाहिए तो उसका फिर हमें नंबर क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है कि ज्यादा करना पड़ता है, यानी नंबर ऐसा कर दें कि आप ज्यादा ठंडक पैदा करना चाहते हैं। तो फिर क्या होगा, क्यों जी, क्या होगा जी, फिर जब आप नंबर चेंज करते हैं उसके अंदर रेफ्रिजरेटर को घुमा के, अगर उसका टेम्परेचर आप ज्यादा ठंडक पैदा करना चाहते हैं, इसका मतलब है T2 को कम करना चाहते हैं, तो T2 अगर कम हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो गया जी बताओ जी, T2 अगर कम हो गया तो डिफरेंस बढ़ गया ना, समझ आ गई बात, डिफरेंस बढ़ गया तो आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम होगा। तो ये रेफ्रिजरेटर के अंदर बातें थी जो मेरा ख्याल है कि बीइंग फिजिक्स के जो स्टूडेंट होने के नाते आपको इन चंद बातों का इल्म होना चाहिए। आई होप कि आपने इसको एब्जॉर्ब कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गई होगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।